Hello everyone, welcome to Editorial Insights where we help you improve your vocabulary and comprehension skills with the help of editorials which we discuss from Monday to Friday at 10 a.m. So जैसा कि आपको पता है कि आप बैंकिंग वीडियो कोर्सेज परचेज कर सकते हैं सब्जेक्ट वाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज हैं प्रीलिम्स से मेंस तक सारा सिलेबस कवर कर सकते हैं और अगर आप PM10 यूज़ करते हैं यू कैन अवेल अ 10% डिस्काउंट. सो आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं एडिटोरियल वो है जो बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई हिली रीजन्स में स्पेशली हिमाचल एंड उत्तराखंड में, तो उसकी वजह से जो डिज़ास्टर यानी कि कई जगहों पर लैंडस्लाइड्स हुए लार्ज स्केल पे, तो उसके ऊपर है. तो आप इसको एक बार क्विकली रीड कर लो फिर हम डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट. नेक्स्ट. ठीक है. सो being an El Nino year, the expectation was that North India would see a sparse monsoon. हमने पहले भी डिस्कस किया है El Nino and La Nina. So El Nino में क्या होता है और La Nina में ये फिनोमिनन है, वेदर फिनोमिनन जिसमें जो नॉर्दर्न पैसिफिक ओशियन है उसकी सरफेस जो है अगर नॉर्मल से सरफेस टेम्परेचर्स नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं तो हम कहते हैं एल नीनियो है, और अगर सरफेस टेम्परेचर्स नॉर्मल से कम होते हैं तो हम कहते हैं ला नीनिया है. पिछले कुछ साल से ला नीनिया चल रहा था. जब ला नीनिया होता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में कैसा देखने को मिलता है, बारिश ज़्यादा होती है, मानसून्स जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं. और एल नीनियो में उल्टा होता है, मानसून इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता, बारिश कम होती है इंडिया में. जनरली पैटर्न ये रहता है. तो क्योंकि एल नीनियो सेट इन हो रहा था जो पैसिफिक ओशियन में, तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया में जो बारिश होगी वो बहुत कम होगी. एक्सपेक्टेशन ये थी कि वुड सी अ स्पार्स मानसून. स्पार्स यानी बहुत कम अमाउंट में कोई चीज़ होती है या फिर बहुत थिनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, यानी कि कुछ जगहों पर ही हो बारिश, पूरे इंडिया में ना हो अच्छी बारिश. तो ऐसी एक्सपेक्टेशन थी. तो यहाँ पर स्पार्स का मतलब बहुत कम अमाउंट्स में, तो ये माना जा रहा था वीक रहेगा मानसून. हाउएवर लेकिन द पेंडुलम हैज स्वंग द अदर वे. जो पेंडुलम है वो बिल्कुल, यानी कि पेंडुलम हैज स्वंग द अदर वे मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी और जो हुआ वो बिल्कुल ऑपोजिट था. तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे सिचुएशन, लेकिन उसका ठीक ऑपोजिट हुआ, बारिश बहुत ज़्यादा हुई. So July saw record rainfall in many parts of Himachal Pradesh, Punjab and Uttarakhand, and the rare sight of the Yamuna nearly spilling into the Red Fort in Delhi. तो इन स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई जुलाई में, रिकॉर्ड रेनफॉल, और यमुना नियरली स्पिलिंग इनटू द रेड फोर्ट, यानी कि रेड फोर्ट तक जो है वो बह रही थी, रेड फोर्ट में पानी पहुंचने वाला था. तो ये जो है ये रेयर साइट है, ऐसा यूजुअली नहीं होता, इतना वाटर लेवल नहीं होता. So at least 150 were killed and losses worth 10,000 crore were reported by Himachal Pradesh alone. तो काफ़ी ज़्यादा डेथ्स एंड डिस्ट्रक्शन हुई क्योंकि सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही 10,000 करोड़ के लॉसेस एंड 150 पीपल डाइड इन दीज इंसिडेंट्स ऑफ हेवी रेनफॉल. द वर्स्ट हाउएवर वाज येट टू कम. लेकिन उससे भी ज़्यादा जो है हालात ख़राब हुए, ये तो जुलाई की बात थी, was yet to come as the week saw multiple floods in हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड. तो पिछले वीक में इन दो स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुई. दैट हैव क्लेम्ड एट लीस्ट 60 लाइव्स सिंस संडे. तो पिछले वीक के अंदर ही काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई और काफ़ी लोगों की जान भी गई. एट अ सीरीज ऑफ लैंडस्लाइड्स हैज़ क्रम्बल्ड बिल्डिंग्स एंड ब्लॉक्ड हाईवेज. तो बहुत सारे लैंडस्लाइड्स हुए, भूस्खलन हम कहते हैं. तो लैंडस्लाइड्स में क्या हुआ, दे क्रम्बल्ड बिल्डिंग, दे डिस्ट्रॉयड बिल्डिंग्स, ठीक है, एंड ब्लॉक्ड हाईवेज. The immediate explanation for the landslides is the unexpectedly copious rainfall that these states have received. तो अब ये लैंडस्लाइड्स के पीछे क्या रीज़न दिया गया है कि कोपियस रेनफॉल, यानी कि काफ़ी लार्ज अमाउंट्स में बारिश हुई. इसको हम एम्पल भी कह सकते हैं, ठीक है. तो एम्पल अमाउंट्स में, ह्यूज अमाउंट्स में बारिश हुई. तो कोपियस यहाँ पर है और एक स्पार्स है. स्पार्स का मतलब था बहुत कम अमाउंट में, कोपियस का मतलब बहुत ज़्यादा अमाउंट में. तो ये दोनों एंटोनिम्स हैं. तो स्पार्स और कोपियस ये एंटोनिम्स हैं, ठीक है. तो कोपियस एंड बहुत ज़्यादा अमाउंट में, स्पार्स बहुत कम अमाउंट में. तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में जब बारिश हुई, बहुत ज़्यादा बारिश हुई, तो उसकी वजह से लैंडस्लाइड्स हुई. और बहुत ज़्यादा बारिश क्यों हुई,
एंड दैट दीज इन टर्न का मतलब कि ये जो ज़्यादा अमाउंट में बारिश हुई है वो किस वजह से हुई, इन टर्न आर ड्यू टू अ सरफीट ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। यानी ज़्यादा बारिश की वजह से ज़्यादा लैंडस्लाइड्स हुए, लेकिन ज़्यादा बारिश क्यों हुई, क्योंकि ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे। सरफीट का मतलब भी होता है ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा नंबर्स में, ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा नंबर्स में। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस थे वो बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, काफ़ी कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो थे वो आए जिसकी वजह से बारिश हुई। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्या होते हैं एक बार देखते हैं। These are tropical storms that originate in the Mediterranean region and normally bring winter rainfall to North India। तो मेडिटेरेनियन रीजन कौन सा है, ये रहा मेडिटेरेनियन सी, ठीक है। तो यहाँ मेडिटेरेनियन रीजन से, ठीक है, यहाँ इस रीजन से जो विंड्स आती हैं, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस होती हैं यहाँ से मॉइस्चर पिक करती हैं विंड्स, और फिर जब इंडिया तक पहुँचती हैं तो हिमालयस की वजह से यहाँ रेनफॉल होती है। और यूजुअली ये विंटर मंथ्स में जो रेनफॉल होती है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से होती है, ठीक है। तो यूजुअली तो अब सर्दियों के मौसम में यानी विंटर्स में ऐसा होता है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव होती हैं, ठीक है। हाउएवर, लेकिन क्या हुआ इस बार, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ दिस ईयर द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस हैव बीन एराटिक। इरेटिक होता है जो एक रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं करता, अनप्रिडिक्टेबल होता है। तो यूजुअली वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस विंटर्स में आती हैं, ठीक है, लेकिन इस बार वो एरेटिक थी, वो अनप्रिडिक्टेबली जो है आई। देयर वर टू फ्यू ऑफ देम इन दिसंबर एंड जनवरी। जिस टाइम पे ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आनी चाहिए वहाँ पे बहुत कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आई, एंड देयर एब्सेंस वाज कॉज फॉर द हॉटेस्ट फेब्रुअरी रिकॉर्डेड इन इंडिया। और इसी वजह से, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस बारिश लाती हैं और स्नोफॉल होती है हिमालयन रीजन में, तो क्योंकि दिसंबर जनवरी में बहुत कम वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आए, इसी वजह से रेनफॉल कम हुई, स्नोफॉल भी कम हुई, और इसी वजह से फेब्रुअरी जो था वो हॉटेस्ट फेब्रुअरी था एक सेंचुरी में, 100 साल में सबसे हॉटेस्ट फेब्रुअरी था। तो इसके पीछे रीज़न ये था कि इस विंटर्स में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आए। However, the western disturbances appear to be overcompensating for their absence। और अब लग रहा है कि जो दिसंबर और जनवरी में कम आए थे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, अब वो ओवर कॉम्पेंसेट कर रहे हैं। अब इसको दो पार्ट्स में समझते हैं, कॉम्पेंसेट करना है किसी चीज़ को पूरा करना, और ओवर कॉम्पेंसेट यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा। तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में जो शॉर्टफॉल थी, जो कमी थी, उसको पूरा कर रहे हैं, बल्कि उससे ज़्यादा ही अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस आ रहे हैं। तो दे आर ओवर कॉम्पेंसेटिंग फॉर देयर एब्सेंस। कैसे? विद सेवरल ऑफ देम इंसिडेंट ओवर नॉर्थ इंडिया इन द लास्ट 2 मंथ्स। पिछले 2 महीने में कई सारे जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो आए। अच्छा, यहाँ पर इंसिडेंट का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट तो कोई घटना होती है। क्या ये इंसिडेंट वर्ड यहाँ कैसे यूज़ हो रहा है? देखो, विद सेवरल ऑफ देम इंसिडेंट ओवर, तो यहाँ पर इसका मतलब है जब जैसे अगर हम किसी फिनोमिनन की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, या फिर इस केस में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहे हैं, तो यानी कि दे स्ट्रक, ठीक है। यहाँ पर इंसिडेंट का मतलब स्ट्राइक भी, ठीक है। इंसिडेंट ओवर मतलब दे स्ट्रक इंडिया, ओके, दे स्ट्रक इंडिया इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो कई वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो थे वो इंडिया में आए पिछले 2 महीने में। अ टाइम व्हेन दे नॉर्मली शुड नॉट बी अराउंड, और ये वो टाइम है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस नहीं आते। तो दिसंबर एंड जनवरी जब होने चाहिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस तब नहीं आए, एंड अब पिछले 2 मंथ्स में जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव नहीं होते उस वक्त बहुत ज़्यादा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव थे, ओके। सो व्हाइल अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एंड मॉनसून कैन बी डिसमिस्ड एज फ्रीक वेदर, climate scientists have been warning of the increasing probability of such high risk इवेंट्स। अगर हम बात करें मॉनसून की, तो मॉनसून इंडिया में कहाँ से आता है, ठीक है। अगर हम मॉनसून को कौन से कलर से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके, वाइट से कर लेते, नहीं वाइट, चलो। तो मॉनसून कहाँ से, ठीक है। जनरली मॉनसून ऐसे इंडिया को कवर करते हैं, साउथ वेस्ट मॉनसून। तो जब मॉनसून्स होते हैं यूजुअली तब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस एक्टिव नहीं होते इन मंथ्स में, ठीक है। और जब विंटर्स का टाइम होता है तो मॉनसून्स रिट्रीट कर रहे होते हैं, और विंटर्स में रेनफॉल होती है नॉर्थ इंडिया में वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से। लेकिन क्योंकि इस बार मॉनसून्स के टाइम पर ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी एक्टिव हैं, तो दोनों ही एक साथ एक्टिव हैं
इस रीजन में। तो कई बार ऐसा होता है कि जब ये कंडीशंस होती हैं तो फिर बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमने वर्ड यूज़ किया था कि फ्रीक वेदर के जो है चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रीक वेदर दैट मींस कि बहुत ज़्यादा अननेचुरल या फिर जो नॉर्मली नहीं होता, आउट ऑफ नॉर्मल। तो ऐसे एक इंसिडेंट हुआ था जब 2013 में उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी। तो उस टाइम पे भी यही हुआ था। तो सिमिलर कुछ सर्कमस्टेंसेस बन रहे हैं जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी एक्टिव हैं और मॉनसून भी। तो ये जो इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल नहीं है, नॉर्मल नहीं है ऐसा होना। तो साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट कह रहे हैं, वो वार्न कर रहे हैं कि ऐसे इंसिडेंट्स होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ रही है जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और मानसून्स दोनों एक्टिव होंगे एक साथ, और इसी की वजह से बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होगी। सो the Ori western disturbances are in part due to a warming Arctic that causes the polar jet stream. अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस क्यों आ रहे हैं इस मौसम में या इन मंथ्स में जब नहीं आने चाहिए, तो उसका भी एक रीज़न है। ठीक है, इसको एक सिंपल डायग्राम से अगर हम समझें तो यहाँ पर इक्वेटर है। ओके, अब जो जेट स्ट्रीम होते हैं तो वो यहाँ वेस्ट टू ईस्ट जो है जेट स्ट्रीम फ्लो करते हैं। वो काफ़ी हाई ऑल्टीट्यूड पे होते हैं और काफ़ी तेज़ जो है वो विंड जो है वो बहती है। तो जेट स्ट्रीम क्या है, एक विंड पैटर्न है। नॉर्दर्न जो हमारा हेमिस्फेयर है उसमें भी होते हैं, सदर्न हेमिस्फेयर में भी होते हैं। तो यहाँ पर जो हम पोलर जेट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, पोल्स के पास होते हैं, और इस यहाँ पर जो ट्रॉपिक्स से यानी कि इक्वेटर की तरफ से जो हॉट एयर आती है और पोल्स की तरफ से जो कोल्ड एयर आती है वो आके मिलती है। तो इसलिए यहाँ पर ये वेस्ट टू ईस्ट फ्लो होने वाले जेट स्ट्रीम्स बनती हैं। इसका क्या रोल है, ये रोल प्ले करते हैं जो हमने अभी बात की वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में, वेस्ट से ईस्ट फ्लो करती हैं। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भी जेट स्ट्रीम्स की वजह से जो है वो आती हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस और यानी कि वो ऐसा स्ट्रेंजली क्यों एक्ट कर रहे हैं या फिर कहें कि वो नॉर्मली फंक्शन क्यों नहीं कर रहे, आर इन पार्ट ड्यू टू वार्मिंग आर्कटिक। तो जब आर्कटिक ओशन जो है वो वार्म हो रहा है उसी की वजह से जेट स्ट्रीम में भी चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, विच कैरीज मॉइस्चर। तो जेट स्ट्रीम मॉइस्चर कैरी करता है और वो जेट स्ट्रीम जो है वो डिविएट हो गया अपने पाथ से, जिसकी वजह से क्योंकि जेट स्ट्रीम अपने पाथ से हट गया है, उसी की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में आ रही हैं मॉनसून के टाइम पे, जबकि नहीं आती है। Okay, so it is in the context of these altered weather patterns that warnings by scientists and environmentalists of the perils of wanton destruction in the Himalayas must be factored in. तो अब ये चीज़ें क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, तो जो आर्कटिक रीजन है वो वार्म अप हो रहा है, जिसकी वजह से जेट स्ट्रीम है वो अपने पाथ से हट गया, और उसी की वजह से वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इंडिया में जो है एक्टिव है मॉनसून के टाइम पे, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई। तो अगर इन कंडीशंस को हम देखें, और जो क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं और एनवायरमेंटलिस्ट हैं वो इस चीज़ के बारे में वार्न करते आ रहे हैं, तो वेदर पैटर्न्स के बारे में, तो उसके अलावा उनकी जो वार्निंग्स हैं वो किस चीज़ के बारे में वार्न कर रहे हैं एनवायरमेंटलिस्ट, पेरिल्स ऑफ वांटन कंस्ट्रक्शन। पेरिल्स आर डेंजर्स, रिस्क्स। किस चीज़ के रिस्क्स की बात हो रही है, वांटन कंस्ट्रक्शन। वांटन मतलब कि अनकंट्रोल्ड, बिना किसी रेगुलेशन के, बिना किसी ओवरसाइट के जो अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन हो रही है हिमालयस में, उसकी बात हो रही है। तो जब बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी बिना प्लानिंग के या फिर बिना साइंटिफिक स्टडीज़ के, तो उसकी वजह से रिस्क बढ़ जाते हैं लैंडस्लाइड्स के, जब ज़्यादा बारिश होती है तो इनके रिस्क को इट मस्ट बी फैक्टर्ड इन, मतलब इन रिस्क को हमें कंसिडर करना है, इनके ऊपर भी हमें ध्यान देना है। ओके, the ongoing चार धाम रोड building project has led to large scale altering of the mountains with significant chunks carved away. तो अभी चार धाम एक रोड प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें एक हाईवे बन रहा है इन उत्तराखंड, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि विद काफ़ी जो माउंटेन के जो चंक्स हैं यानी कि लार्ज पार्ट्स हैं, सिग्निफिकेंट चंक्स, उन्हें कार्व अवे यानी उन्हें रिमूव कर दिया गया है वहाँ पे हाईवे बनाने के लिए।
ठीक है, तो ये इसको हम कह रहे हैं कि ये लार्ज स्केल ऑल्टरिंग है, यानी कि माउंटेन्स में बड़े लेवल पर चेंज आ रहा है, ऑल्टर चेंज। ठीक है, सो रेंडरिंग देम वल्नरेबल टू अपहीवल। रेंडर मतलब जब माउंटेन्स में लार्ज स्केल चेंज आएगा तो उससे वो जो माउंटेन्स है वो रेंडर, यानी कि दे विल बिकम मोर वल्नरेबल टू अपहीवल, टू डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स और डिसऑर्डर के लैंडस्लाइड्स ज़्यादा कॉमन हो जाएंगे। ठीक है, तो जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है जैसे कि अर्थक्वेक या फिर बहुत ज़्यादा बारिश, ठीक है, तो उस केस में वो ज़्यादा वल्नरेबल हो जाएंगे, ज़्यादा रिस्क पर होंगे। As recent fears of land subsidence in Joshimath, Uttarakhand demonstrated, ill-thought construction and haphazard building practices have magnified the risks to residents who live in these regions. अभी कुछ महीने पहले जोशीमठ के बारे में बारे में न्यूज़ आई थी कि वहाँ पर जो है ज़मीन धंस रही है। तो ये जो वर्ड है आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, सब्सिडेंस। ठीक है, बहुत डिस्कशन हुआ था इसका, वहाँ पर इवैक्यूएट किया गया था लोगों को, क्योंकि जोशीमठ में जगह जगह क्रैक्स डेवलप हो गए थे और बिल्डिंग्स जो है वो धंस रही थी, यानी कि सिंक हो रही थी ज़मीन में। तो उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाता है सब्सिडेंस। ओके, तो सबसाइड कर रही थी। और इस इंसिडेंट, ये इंसिडेंट क्या शो करता है कि जो इल थॉट कंस्ट्रक्शन है, बिना सोचे समझे अगर माउंटेन्स में कंस्ट्रक्शन होगी, हैफेजार्ड मैनर में होगी, यानी हैफेजार्ड इज रैंडम, विदाउट एनी प्रॉपर ऑर्डर या विदाउट एनी प्रॉपर थॉट, बिना सोचे समझे, बिना किसी एक रूल को फॉलो किए हुए जब कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से मैग्नीफाई, यानी कि मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाइंग ग्लास क्या करता है, किसी चीज़ को आप और ज़्यादा जो है जूम इन करके, या कहें कि बड़ा करके देख सकते हो। सो हैव मैग्नीफाइड द रिस्क को बढ़ा देना। ओके, तो हैव मैग्नीफाइड द रिस्क टू रेसिडेंट्स हु लिव इन दीज रीजन्स, व्हाइल स्टेट गवर्नमेंट्स टेंड टू सर्च फॉर शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस। हालांकि क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट जो होती है उनकी टेंडेंसी क्या होती है, उनका नेचर क्या होता है कि वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, सच एज डिमांडिंग कॉम्पनसेशन फ्रॉम द सेंटर। तो कोई जब डिजास्टर होता है तो स्टेट गवर्नमेंट्स सेंटर से कॉम्पनसेशन डिमांड करते हैं, तो ये शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं। ठीक है, डिजास्टर रिलीफ के लिए। इट इज़ टाइम दैट मोर सीरियस थॉट इज गिवन टू द नेचर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड इफ नीड बी restrictions imposed in the larger interest of minimizing hazards and maintaining stability. तो अब ये इट इज़ टाइम, यानी कि ये इस पे जो है ऑथर फोकस कर रहा है, इस पे जोर डाल रहा है। ठीक है, क्या कि मोर सीरियस थॉट इज़ गिवन। अब ये टाइम आ गया है कि हमें ज़्यादा सोचना चाहिए किसके बारे में, कि किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर रहे हैं, कर रहे हैं अलग अलग रीजन्स में, और अगर ज़रूरत पड़े, इफ़ नीड भी, रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए, लिमिट्स होनी चाहिए, ताकि किस पे, कंस्ट्रक्शन पे और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे लिमिट्स होनी चाहिए, ताकि जो खतरे हैं, जो हैज़र्ड्स हैं, उन्हें मिनिमाइज़ कम से कम किया जा सके और स्टेबिलिटी जो है वो हम बना के रख सके। ठीक है, अच्छा, लार्जर इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है यहाँ पे है कि हित में किसी के। ठीक है, तो फॉर द बेनिफिट ऑफ समवन। इंटरेस्ट के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, जैसे कि जो आप बैंक से इंटरेस्ट अर्न करते हो, ठीक है, ब्याज। उसके अलावा इंटरेस्ट आपके हॉबीज़ हो सकती हैं, तो वो मीनिंग्स हैं। पर ये एक मीनिंग ये भी तो होता है, लार्जर इंटरेस्ट ऑफ मिनिमाइजिंग। तो जब भी ऐसा आपको कोई वर्ड दिखता है कि इसके डिफरेंट मीनिंग्स हैं, हर एक मीनिंग से एक वर्ड आपको, एक सेंटेंस आपको फॉर्म करना है, तो फिर आपको वो ज़्यादा याद रहेगा। और ये किस टाइप के क्वेश्चंस में आते हैं, जिसमें आपको एक वर्ड गिवन होता है, 3-4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं, और आइडेंटिफाई करना होता है किस में करेक्टली यूज़ हुआ है और किस में इनकरेक्टली। तो वो तभी आप कर सकते हो जब आप कोई भी वर्ड है उसके आप डिफरेंट मीनिंग्स देखते हो, आप देखते हो कैसे वो यूज़ हुए हैं डिफरेंट सेंटेंसेस में, और उनसे फिर आप सेंटेंसेस खुद फॉर्म करते हो। ठीक है, तो ये अगर आप ये प्रैक्टिस फॉलो करते हो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो डेफिनेटली आपकी हेल्प करेगा, और आप क्विकली आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। सिर्फ यही नहीं, सॉल्व ही नहीं, आप बहुत कम टाइम में क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो ये हमारा जो एडिटोरियल था वो द हिंदू से था, और जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पर मैंने दे दिए हैं, तो यू कैन गो थ्रू दीज एक बार दोबारा से। So I hope you enjoyed this session. Do let us know in the comment section. Thank you.